students, welcome to online study English medium subject English standard 8th chapter 10 the Gladstone phase 2 session 2. Dear students, in your ago session you already studied about the Gladstone phase 2. It means poet inquired the Ernest. So now Ernest replied. What Ernest replied over here? Because, replied Ernest, all through his life I have awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems I hoped that it might be fulfilled in you. अर्नेस्ट क्या रिप्लाई करता है कि अपनी पूरी लाइफ है उसमें मैं राह देखता रहा कि कब यहाँ की ये जो वैली की प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी है, वो सही होगी। एंड जब मैंने ये पोएम को रीड किया तब मुझे एक उम्मीद जगी कि शायद वो प्रोफेसी फुलफ़िल करने वाले पर्सन आप हो, यानी कि ग्लैडस्टोन फेस जैसा जो रिजेम्बलेंस है, जो सिमिलरिटी है, वो शायद आप में होगी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। You hoped, answered the poet, faintly smiling, to find in me the likeness of the Gladstone face. I am not worthy to be its likeness. पोएट है कि शायद हो सकता है, पोएट है वो रिप्लाई कर रहे हैं कि शायद तुम्हारी उम्मीद हो, बट वो स्माइल करके क्या बोलते हैं कि तुझे मेरे में ऐसी कौन सी सिमिलरिटी नज़र आई जो ग्लैडस्टोन के फेस की जैसी दिख रही है, कि जो तुमने वो जो सिमिलरिटी ग्लैडस्टोन फेस जैसी होनी चाहिए वो तुमने मुझ में कैसे खोजी। मैं उसके लिए मतलब लायक नहीं हूँ, उसके जैसी सिमिलरिटी डिज़र्व करने के लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ। एंड वाई नॉट आस्क्ड अर्नेस्ट, ही पॉइंटेड टू द बुक। अर्नेस्ट कहता है कि क्यों नहीं हो। वो बुक के सामने पॉइंट आउट करके अर्नेस्ट कहता है कि क्यों तुम उसके कैपेबल नहीं हो। आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी, क्या ये पोएम के अंदर आपने ये जो थॉट रिप्रेजेंट किए हैं, अपनी जो विचार व्यक्त किए हैं, क्या वो इतने लायक नहीं है, वो कैपेबल नहीं है उसकी तरह। You can hear in them the distant voice of a heavenly song, but my life, dear Ernest, has not corresponded with my thoughts. I have had grand dreams, but they have been only dreams. Sometimes I lack faith in my own thoughts. Why then, pure seeker of the good and the true, should you hope to find me in the face of the mountain? अगर तुम दूर डिस्टेंस से यही सॉन्ग को सुनोगे तो डेफिनेटली इसमें हेवनली सॉन्ग जैसे सॉन्ग है, यानी कि वो बहुत ही होली है। ये सॉन्ग जो है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही अच्छे हैं, हेवनली सॉन्ग है, ये स्वर्ग की तरह है ये सॉन्ग। बट माई लाइफ डियर, पर मेरी ये जो लाइफ है ना अर्नेस्ट, वो मेरे जैसे मेरे विचार मैंने पोएम के अंदर व्यक्त किए हैं वैसी मेरी लाइफ नहीं है, यानी कि मेरे थॉट्स है वो बेटा मेरी लाइफ के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे, बट वो सपने सिर्फ स्वप्न ही रह गए। कभी कभी तो मुझे मेरे थॉट्स पे भी भरोसा नहीं होता है। Why then, pure seeker of the good and true, should you hope to find me in the face of the mountain? क्यों तुम्हारे जैसे दिल का सच्चा और अच्छा इंसान है वो मुझ में ग्लैडस्टोन फेस के माउंटेन जैसी सिमिलरिटी मुझ में खोजने की उम्मीद क्यों रख रहे हैं। द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आइज वेर वेट विथ टीयर्स। पोएट है वो बड़े दुख के साथ ये वो बात बोलते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और अर्नेस्ट की आंखें भी गीली हो जाती है, उसकी आंख भी पानी से भर जाती है, उसकी आंख में भी आंसू आ जाते हैं। At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. Together he and the poet went to the meeting place, arm in arm. From there could be seen the Gladstone face. जैसे ही कस्टम के मुताबिक, यानी कि वो गांव के अंदर जो बरसों से रीति रिवाज चलता आ रहा था उसके मुताबिक, मतलब जब भी सनसेट का ढलने का टाइम होता था, सूरज का डूबने का टाइम होता था, कि वहाँ पे गांव के जो लोग होते थे वो अपने नेबर्स के साथ मिल के वो खुली हवा में बैठ के बातें करते थे। सिमिलरली अर्नेस्ट है वो भी क्या करता है कि खुली हवा में अपने पड़ोस वाले जो लोग थे उसके साथ बातें करने के लिए वो वहाँ पे जाता है।
पोएट एंड अर्नेस्ट दोनों के दोनों वहाँ पे एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के वो मीटिंग प्लेस पे, वो जगह पे जाते हैं, वहाँ पे वो जहाँ पे वो बातें करते थे ओपन एयर के अंदर। सो जहाँ पे ये लोग बैठ के बातें करते थे, वहाँ से ग्रेटस्टोन फेस है वो क्लियरली नज़र आता था। Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. He began to speak to the people what was in his heart and mind. His words had power because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. It was not mere breath that the preacher uttered, they were the words of life. A life of good deeds and selfless love was melted into them. अर्नेस्ट है वो मतलब जैसे वो काइंडनेस अपने आसपास में जो भी ऑडियंस थे, जो भी लोग थे जो अर्नेस्ट की बातें सुन रहे थे, वो अर्नेस्ट की काइंडनेस से फेमिलियर थे, वो परिचित थे। अर्नेस्ट है वो बोलना शुरू करता है लोगों के सामने कि जो भी उसके दिमाग में था, जो भी उसके मन में चल रहा था, वो सब बोलना शुरू करता है। उसके शब्दों में बहुत ही ताकत थी, क्योंकि उसके जो भी शब्द थे उसमें इतनी ताकत थी कि लोग हैं वो अर्नेस्ट के विचार के साथ अग्री करते थे। एंड उसके जो भी थॉट थे, जो भी विचार थे, वो बहुत ही सच्चे, अच्छे और गहरे दिल से बोले हुए लफ्ज़ थे। क्योंकि अर्नेस्ट जो भी बातें कर रहा था वो सब अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ था, जो ऑलरेडी वो जी चुका था। और रियलिटी में लाइफ के साथ जुड़े हुए जो वर्ड्स थे, जो बोल रहा था, वो सब रियल लाइफ से जुड़ा हुआ था, जो अर्नेस्ट ऑलरेडी जी चुका था। वो सिर्फ ऐसे वर्ड्स नहीं थे कि जो प्राचारिक जो बौद्ध उपदेश देने वाला जो पर्सन होता है, प्रीचर होता है, वो कहने के लिए सिर्फ जो दो लफ्ज़ अच्छे बोल के जाता है, वो लोगों को प्रचार करता है, वैसा वो शब्द नहीं थे। ये तो कैसे शब्द थे कि जो रियल लाइफ से जुड़े हुए थे। एंड ऐसे शब्द कि जो अच्छे काम करने के लिए और सेल्फलेस लव करने के लिए, वो दोनों के दोनों उसमें मेल्टेड था, यानी कि वो दोनों का मिक्सअप था। The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face, with the glory of white hair diffused about it. अर्नेस्ट है उसको, मतलब पोएट को ये सारी अर्नेस्ट की बातें सुन के ऐसा फील होता है कि ऐसा व्यक्ति और ऐसा जीवन जीने वाला अर्नेस्ट है वो इतना मतलब नॉबलर पर्सन है कि जो पोएट्री की डोर से, मतलब नॉबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री, मतलब उसके पोएट्री का एक मेन जो लीड होता है वो अर्नेस्ट बन सकता है। यानी कि वो उसकी पोएट्री की थीम बन सकता है, उसके ऊपर अपनी पोएट्री की जो जड़ है वो लिख सकते हैं, वैसा वो पर्सन था। यानी कि वो एक ऐसा पर्सन था, एक ऐसी लाइफ जीने वाला व्यक्ति था कि जिसके ऊपर पोएट है उसके पोएट्री की डोर चल सकती है। जो उसने आज अभी वो जो पोएट पोएम लिख रहे हैं, तो वो अर्नेस्ट की लाइफ के रिगार्डिंग पोएम लिख सके, इतना वो अच्छा था। और पोएट की आंखें हैं वो आंसू से भर जाती है, और वो अपने आप से ही क्या बोलते हैं कि आज तक मैंने ऐसा कोई सेंट, यानी कि सेज, इट्स मीन्स ऐसा कोई ऋषि, ऐसा कोई संत नहीं देखा है कि जो इतना माइल्ड, यानी कि इतना अच्छा, इतना स्वीट और इतना विचारशील चेहरे वाला पर्सन हो, कि जिसकी जो सच्चाई एंड अच्छाई है वो अपने उसके चेहरे पे, उसके वाइट हेयर में चमक रही है। यानी कि पोएट है वो अर्नेस्ट के बारे में बहुत अच्छा फील करते हैं। At a distance but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face with white mist around it like the white hairs around the brows of Ernest. At that moment, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, "Behold, behold!" दूर डिस्टेंस से बहुत ही क्लियरली ये नज़र आता था कि जब भी सनसेट होता था तब उसकी जो गोल्डन लाइट थी,
जो चमकीली रोशनी थी वो इतने दूर से भी वो इधर तक चमक रही थी। जो ग्रेटस्टोन फेस पे जब भी सनसेट होता था तब उसकी जो गोल्डन लाइट है वो जो ग्रेटस्टोन फेस पे गिरती थी तो वो जैसे चमकती थी। सिमिलरली मतलब उसके आसपास में बहुत ही ज़्यादा गड़ा मिस्ट होने की वजह से बावजूद भी जितनी चमकती है उतनी ही ये अर्नेस्ट के ब्रोज में, अर्नेस्ट की जो भौरे है उसके वाइट हेयर में ये चमक नज़र आ रही है। और वो मोमेंट पे अर्नेस्ट का फेस है वो सडनली इतने अच्छे एक्सप्रेशन देता है, इतना भव्य और इतने बड़े एक्सप्रेशन देता है कि पोएट है वो क्या करते हैं कि सडनली अपने हेयर जो आर्म्स थे उसको ऐसे ऊपर करके जोर जोर से ऐसे चिखते हैं, चिल्लाते हैं, बिहोल्ड बिहोल्ड अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेटस्टोन फेस। अर्नेस्ट खुद ही ग्रेटस्टोन फेस के जैसा है, यानी कि अर्नेस्ट ही खुद, अर्नेस्ट के अंदर वो सिमिलैरिटी रिजेम्बलेंस कर रही है जो ग्रेटस्टोन फेस के जैसी है। Then all the people looked and saw that what the poet said was true, the prophecy was fulfilled. But Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear, bearing a resemblance to the Gladstone face. उसके बाद में सब दूसरे लोग जो वैली में वहाँ पे मौजूद थे वो भी सब देखने लगते हैं और वो सब देखते हैं कि पोएट ये जो बात बता रहे हैं कि अर्नेस्ट ही खुद ग्रेटस्टोन फेस के जैसा दिख रहा है और उसके अंदर ही वो सिमिलैरिटी है। तो क्या वो मतलब ये जो बात पोएट बोल रहे हैं क्या वो सही है? क्या रियल में काफ़ी सारे सालों से की गई जो भविष्यवाणी थी, प्रोफेसी थी, वो आज फुलफिल हुई है क्या, ख़त्म हुई है क्या? अर्नेस्ट है वो ये सब देख रहा था जो भी बोल रहे थे वो, और पोएट का हाथ अपने हाथ में लेके टुक द पोएट्स आर्म एंड वॉकड स्लोली होमवर्ड, पोएट का हाथ अपने हाथ में लेके वो अपने घर की ओर चलने लगता है। अभी भी उसके अंदर एक उम्दा उम्मीद थी कि मुझसे भी ज़्यादा कोई अच्छा इंसान है वो यहाँ पे आएगा और जिसके अंदर जो सिमिलैरिटी है वो ग्रेटस्टोन फेस के जैसी सिमिलैरिटी उसके अंदर होगी। So the dear students, here the explanation of this part 2. It's about Ernest himself resemblance, the similarity like the Gladstone face. So what is the summary of this chapter? Many years passed and Ernest was now became a middle-aged man. So age brought white hairs upon his head and wrinkles across his face. So what happened? He became very famous in the valley, and learned men from cities came to see him and talk with him. When Ernest had been growing old, a new poet who was previously the native of that valley arrived there. He had spoken high of the Gladstone face also in this poem. So his songs also reached Ernest's ears, and it appeared to him that his face had the likeness of the stone face. So the poet too had heard of Ernest's wisdom and wished to meet him. So what happened? One summer day he arrived at Ernest's door and he sought a night's shelter. Ernest readily agreed, and the two men, Ernest and the poet, talked with each other. So the poet found his host very wise, gentle, kind, and hospitable. So Ernest looked into the poet's eyes and features. He compared the poet's face with the Gladstone face. And when the poet asked to Ernest why he was looking sad, he told that all through his life he had awaited the fulfillment of the prophecy. And when he read his poems, he became convinced that the poet was the real stone faced man. So the poet, however, claimed that he didn't bear the likeness to the stone face. So it was true that he had high dreams in his mind, but sometimes he himself had no belief in those dreams. So the eyes of both were wet with tears. Ernest and poet both one cried. And in the evening, together they went to meeting a place. Ernest spoke out of his thoughts, and his words had power because they had depth, and it was from his heart. So they were the words of life, a life of good deeds, selfless love. His face looked on a grand expression. So the poet cried out that Ernest was the real likeness of that stone face.
So the people agreed with him, and the prophecy was fulfilled. The poet thought so, and the Ernest still kept hoping that some wiser and better man than himself would appear, looking very much like the great stone face. So, dear students, here the explanation and summary of this chapter is over here. Thank you.